नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया के भोली बिसरी एक कहानी श्रृंखला में आज एक नई कहानी आप लोगों के सामने आ रही है। ये एक ऐतिहासिक वीरगाथा है, साथ ही ये एक प्रेम कथा भी है। झारखंड के एक वीर क्रांतिकारी की अमर वीर गाथा और उनकी प्रेम गाथा को इस कथा के द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। झारखंड का वो अमर वीर क्रांतिकारी हैं बैजल बाबा, बैजल सोरेन, जिन्हें झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य के लोग सम्मान देते हैं। इतिहास में कई गाथाएं अलिखित हैं या जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी भी वैसी ही है, क्योंकि इतिहास के किताबों में बैजल बाबा को कोई जगह नहीं दी गई है। साथ ही आपको बताएंगे संथालों के प्रिय वाद्य यंत्र बानाम, संथाल आंदोलन का एक प्रमुख कारक रहे कमोती प्रथा के बारे और संथालों के लांगड़े नृत्य के बारे में। संगीत प्रेमी बैजल बाबा की वीर गाथा को रोचक बनाने के लिए कुछ बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन मूल कहानी वही है जैसी प्रचलित है। कहानी शुरू करने से पहले हम लोग बानाम, कमोती प्रथा और लांगड़े नृत्य के बारे में जान लें, क्योंकि कहानी में इनके प्रसंग के साथ आप इन्हें समझ सकते हैं। बानाम, बानाम संताल आदिवासियों का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। इसे आप संताल आदिवासियों का वायलिन भी समझ सकते हैं। जर्नी ऑफ द बानाम के अनुसार बानाम संतालों का एकमात्र एक तंत्री वाद्य है जो तंतु वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। बानाम देह रूपी वाद्य यंत्र है। ये आदि वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्रों की गिनती में ये सबसे प्रमुख है। इस वाद्य यंत्र की आकृति किसी इंसान की तरह है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इंसान की तरह ही इसके आंख, नाक, कान, मुंह, चेहरा, गर्दन, पेट और हाथ पैर होते हैं। शरीर रूपी वाद्य यंत्र इस बात का प्रतीक है कि संगीत की शुरुआत शरीर के थपथपाने से हुई है। साधारणतया बहुत सारी चीजों से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है, जैसे हवाओं से, पत्थरों की आवाजों से, या फिर आपके पानी के आवाजों से। इस तरह के कई आपकी धारणाएं प्रचलित हैं, लेकिन इस वाद्य यंत्र के साथ इस बात को स्थापित किया जा सकता है कि संगीत की उत्पत्ति शरीर के थपथपाने से हुई है। एक मुंडा आदिवासी कहावत भी इसकी पुष्टि करता है कि कजीगे दुरंग सेनेगे सुसुन कुमनी दुमर, अर्थात चलना ही नृत्य है, बोलना ही गीत है और देह को थपथपाना ही संगीत है। ये दुनिया का एक ऐसा इकलौता तार वाद्य यंत्र है जिसकी हजारों डिजाइनें हैं। हर वादक के पास उसका अपना एक खास डिजाइन वाला निजी बानाम होता है, जिसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं होती है। मतलब हर वाद्य यंत्र को बजाने वाला का उसका अपना बानाम बिल्कुल दूसरे से अलग होगा। बानाम सिर्फ एक वाद्य नहीं है, यह सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं मान सकते हैं इसे। यह संतालों का लोक विश्वास है, उनका मिथक है, इतिहास है, परंपरा है, कला है, संगीत है। कई लोक कथाएं बानाम से जुड़ी हुई हैं। बानाम को गुलाइची पेड़ की लकड़ी के एक ही टुकड़े से बनाया जाता है। इस तरह से यह बानाम बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। आगे कमोती प्रथा। संथाल आंदोलन को समझने के लिए उसके सबसे प्रमुख कारण कमोती प्रथा के बारे में जानना जरूरी है। सूद और ब्याज का यह खेल आज भी भले चलता हो, लेकिन उस समय यह बेगारी अपने चरम पर थी और उसी के कारण संथाल आंदोलन एक महान क्रांति के रूप में प्रकट भी हुआ। चलिए आपको थोड़ा परिचय संथालों को प्रताड़ित और शोषण करने वाले सूद और ब्याज के इस खेल से भी करा देते हैं। यही सूद और ब्याज का खेल संथाल क्रांति का एक प्रमुख कारण था। उस समय संथाल में सूद और ब्याज की एक घृणित प्रथा थी, जिसे कमोती प्रथा कहते हैं। इसके तहत महाजन कर्जा लेने वाले संताल या अन्य गरीब लोगों से उनके यहाँ वो तब तक काम करता था जब तक कर्जा चुकता नहीं होता था। इस काम के लिए कोई पैसे भी नहीं दिए जाते थे, ये बेगार था। और गरीब और भोले भाले संताल आदिवासी थोड़ा सा कर्जा लेकर बरसों पूरे परिवार के साथ इस बेगारी को चुकाते थे, और बरसों चुकाने के बाद भी न कर्जा चुकता था, न सूद, न ब्याज, बल्कि बढ़ता रहता था। इस तरह से भोले भाले आदिवासी इससे काफी तंग आ गए थे।
महाजनों द्वारा यह संथाल आदिवासियों को और भोले भाले गरीब जनता को शोषण करने का एक माध्यम भी था। वे काफी परेशान थे इस प्रथा से। ये कमौती प्रथा संथाल क्रांति का एक प्रमुख कारण था और हमारे इस कहानी के नायक बैजल सोरेन भी सूदखोर महाजन से एक थोड़ा सा कर्जा लेकर शोषित हुए थे। एक संथाल आदिवासी परिवार जब कर्जा लेता था तो वो देखता था कि पूरा परिवार कर्जा चुकाने के लिए लग जाता था, मगर 10 गुना अधिक चुकाने के बाद भी कर्जा चुकता नहीं था बल्कि बढ़ता जाता था। महाजन ब्याज के लिए अगर संताल पर मुकदमा करता तो अनपढ़ संताल मुकदमों के बहीखातों में उलझ जाता था। महाजनों को नायब, सजावल, दरोगा आदि सभी अंग्रेजी सिस्टम के अधिकारी साथ देते थे, क्योंकि इन्हीं महाजनों के सहारे अंग्रेज भी इन जंगलों और पहाड़ों पर राज कर रहे थे। तो दोनों महाजन और अंग्रेजी सिस्टम एक दूसरे के पूरक थे। लांगड़े नृत्य, तीसरा और अंतिम लांगड़े नृत्य है। संताल आदिवासियों का एक प्रिय नृत्य है। लांगड़े नृत्य की खासियत है कि तीव्र वाद्य यंत्रों के साथ इसे कभी भी किया जा सकता है। दूर दूर तक गूंजते लांगड़े नृत्य के साथ बजाए जाने वाले मांदर, नगाड़ा, ढाक, चौड़चौड़ी और घंटी की आवाजें जोश पैदा कर देती हैं। संगीत आपको नाचने में मजबूर कर देगा। इसके बारे में एक कहानी भी है कि अंग्रेजों को संतालों से बहुत डर था। संताल आंदोलन के समय की ये बात है कि संताल आदिवासियों को लेकर अंग्रेजों के मन में यह भय था कि कहीं वो विद्रोह न कर दे। इसलिए जब कभी 3-4 लोग एकत्र होकर बातचीत करते थे तो उन्हें षड्यंत्र के आरोप में पकड़ लिया जाता था। ऐसे में संताल आदिवासियों ने इकट्ठा होकर अंग्रेजों के विरुद्ध अपने आप को एकजुट होने के लिए नृत्य को माध्यम बनाया और ये लांगड़े नृत्य ही था जिसको उन्होंने कभी भी कहीं पर भी आयोजित करके अंग्रेजों के विरुद्ध में अपने आप को एक संगठित करने के लिए माध्यम बनाया था। वे गुटों में मिलते थे, नृत्य करते थे और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध योजना बनाते थे। ये बातें कहीं सुनी जाती हैं, अब इसमें सत्यता कितनी है ये कहा नहीं जा सकता है। लोक परंपराओं में काफी चीजें जिंदा रहती हैं, वैसे ही लांगड़े नृत्य को लेकर ये बात भी है। वैसे संतालों में बहुत कम ही नृत्य होते हैं जो सालों भर आयोजित किए जाते हैं, अन्यथा हर नृत्य किसी न किसी विशेष अवसर या महीने से जुड़ा हुआ है। और लांगड़े नृत्य वैसा ही नृत्य है जिसे कभी भी किया जा सकता है। हो सकता है ये पहले किसी विशेष अवसर के लिए हो और संताल आंदोलन के समय अंग्रेजों के विरुद्ध इसको प्रयोग करने के कारण ये सालों भर किया जाने वाला नृत्य में तब्दील हो गया। आज भी इसे शादी विवाह में माझी थान में किया जाता है। तो समय अनुसार हर परंपरा में बदलाव जरूर होते हैं। आगे सुनते हैं कहानी संताल आंदोलन के एक अमिट नायक बैजल सोरेन की कहानी। बात तो संताल आंदोलन के समय की ही है। 1855 के संताल आंदोलन के मूल में कहीं न कहीं महाजनी प्रथा का दंश था, जिसे संताल आदिवासी पीढ़ी दर पीढ़ी झेल रहे थे। इसी महाजनी प्रथा के खिलाफ ही मूल रूप से संताल आंदोलन का जन्म हुआ था और बैजल बाबा की वीरगाथा भी अंग्रेजी सिस्टम और महाजनी प्रथा के शोषण का ही एक चित्र है। ये कहानी संताल आंदोलन के समय अर्थात 1854 से 1857 के बीच की है। बात संताल परगना क्षेत्र की है। वैसे आपको एक बात और बताते चले कि संताल आंदोलन 1855 में भले वो विस्फोट होकर फूटा, लेकिन उसकी शुरुआत 1854 में ही शुरू हो गई थी। 1854 में ही वीर सिंह लक्ष्मीपुर के परगनेत ने अपने कुछ साथियों के साथ महाजनों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दिया था। तब इन्हें डाकू कहा जाता था। ये स्वतंत्रता प्रेमी और शोषण के विरोधी डाकू कहे जाते थे। ऐसे ही कई वीर अंग्रेजों और उसके बनाए महाजनी व्यवस्था के खिलाफ संताल आंदोलन से पहले एकत्र होकर आंदोलन का बिगुल बजा चुके थे। बैजल बाबा की कहानी इन्हीं में से शायद एक हो, क्योंकि इनके स्पष्ट तौर पर समय का विवरण नहीं मिलता है। बात संताल परगना क्षेत्र की है। यह क्षेत्र आज के पूर्वी झारखंड और पश्चिम बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र था। झारखंड के गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के कालाजार गांव में बैजल सोरेन का जन्म हुआ था। वे संताल आदिवासी समुदाय से थे। बैजल सोरेन संगीत प्रेमी थे। आदिवासियों में एक बहुत खास बात होती है कि वे संगीत के काफी बड़े प्रशंसक और उसके प्रेमी होते हैं।
उन्हें नाचना, गाना और वाद्य यंत्र बजाना काफी प्रिय होता है। प्रकृति के साथ उनका सामंजस्य खूब बैठता है। आसपास में जहां भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, बैजल सोरेन वहां जरूर जाते थे। खुद भी बैजल सोरेन बांसुरी बजाने और बानाम बजाने में काफी प्रसिद्ध थे। बानाम संताल आदिवासियों का वायलिन समझ सकते हैं। बानाम और बांसुरी की उनकी धुन से पशु पक्षी भी मोहित हो जाते थे और रुककर उनकी संगीत की मधुर सुहेलरियां जरूर सुनते थे। बैजल सोरेन सिर्फ बजाने में ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि गाने और नाचने में भी बहुत पारंगत थे। खुद ही बजाते थे, खुद ही गाते थे और खुद ही नाचते थे। संगीत से उनका लगाव शरीर और प्राण की तरह था। कहा नहीं जा सकता था कि संगीत के बिना वो जी भी पाते या नहीं। बैजल सोरेन के गांव में एक महाजन से कुछ पैसा कर्ज लिया गया था। शायद उसके पिता ने लिया हो या बैजल सोरेन ने लिया था। वो साहूकार पास के ही एक सरोनी बाजार का रूपू सिंह तंबोली था, जिससे कठिन परिस्थिति में थोड़ा कर्ज लिया गया था उसके परिवार द्वारा। उस समय महाजनों को कर्जा देकर कमाना महाजनों का एक प्रिय पेशा था। इसके सहारे वह संताल आदिवासियों का और भोले भाले गरीब जनता का खूब शोषण करते थे। इसमें अंग्रेज अधिकारी भी खूब साथ देते थे। रूपू सिंह तंबोली भी कोई अलग नहीं था। उसने भी बैजल सोरेन को दिए कर्जे का खूब लाभ कमाया। ब्याज दिन रात बढ़ता रहा। परिवार द्वारा भी चुकाने के बावजूद ये ब्याज बरसों चुका नहीं, बल्कि बढ़ता ही रहा। महाजन रूपू सिंह तंबोली समय समय पर आकर बैजल सोरेन को धमकाता भी था और पैसा चुकाने की भी बात करता था। बैजल सोरेन किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा था। ऐसे ही वो काफी परेशान था। उसी बीच में महाजन एक दिन आया और कहने लगा, बैजल, तुमने मेरे पैसे से खूब कमाया और सुना है अब तुमने जानवर भी ले लिए हैं। वे जानवर मुझे दे दो, वो मेरे पैसे से लिए हुए हैं। बैजल सोरेन उसकी इस बात सुनकर बहुत दुखित हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जिएगा। उन जानवरों के बिना उनकी जीविका कैसे चलेगी। वो महाजन से निवेदन करने लगा कि वो चुका देगा। बैजल सोरेन की विनती का महाजन रूपू सिंह तंबोली पर तनिक भी फर्क नहीं पड़ता था। महाजन रूपू सिंह तंबोली धमकी देता जा रहा था। महाजन को अंग्रेज अधिकारियों का भी डर नहीं था। अंग्रेज अधिकारी तो उनके भरोसे ही आम आदिवासी को लूटते आ रहे थे। उनका राज इन्हीं महाजनों के भरोसे तो चलता था और जनता का शोषण करने में ये अंग्रेज अधिकारी इन्हीं महाजन के माध्यम से करते थे। मतलब एक दूसरे के दोनों पूरक थे, अंग्रेजी सिस्टम और महाजन। उधर बैजल सोरेन को अपने जानवरों की रक्षा महाजन के लालची नजरों से कैसे करे, इसको लेकर बड़ी चिंता थी। गिद्ध की तरह वो बैजल की संपत्ति हड़प लेना चाहता था। फिर बैजल का परिवार कैसे चलता? सब क्या भूखे मरते? अंततः बैजल सोरेन ने महाजन से छुटकारा पाने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। एक दिन उसने महाजन को पशुओं को दिखाने के लिए जंगल ले गया। पास के ही एक पहाड़ी में ले गया, जिसे आज बैजल टुंगरी कहते हैं। उसने वहां जाकर महाजन से कहा, देखो उधर वे हैं मेरे जानवर, ले जाओ। महाजन आगे बढ़कर देखने लगा कि कौन से जानवर हैं। बैजल सोरेन ने पीछे से एक तेजदार हथियार निकाला और महाजन के गले पर एक सटीक वार किया। महाजन का सर धड़ से अलग होकर गिर गया। बैजल ने उस सर को उसी पहाड़ी की चोटी पर छोड़ दिया। इस घटना के बाद बैजल को पता था कि अंग्रेजी पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। उसने जंगल में ही रहना अपना एक कारण बना लिया। वो जंगल में छुपा रहता था और अंग्रेजी अधिकारियों से बचा हुआ था। अंग्रेजी पिट्ठू भी उसे जंगल में ढूंढ नहीं सकते थे। काफी दिन बीत जाने के बाद अंग्रेज उसे किसी भी तरह पकड़ना चाहते थे। अंग्रेजों को उसकी एक कमजोरी का पता चला कि बैजल सोरेन संगीत का प्रेमी है। अगर कहीं संगीत आयोजन किया जाता है तो वह जरूर आएगा। अंग्रेजों ने इसी चाल चली, उसके इसी कमजोरी का फायदा उठाया और अंग्रेजों ने एक संगीत आयोजन किया। अंग्रेजों ने बैजल सोरेन को पकड़ने के लिए गांव में एक बड़े संगीत प्रोग्राम को आयोजित किया, जिसमें लांगड़ी नृत्य का आयोजन किया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है। जो भी हो, इतिहास तो किस्सा और कहानियों में जिंदा रहता है। हर घटना लिखित हो जरूरी भी नहीं है। वहां पर संगीत आयोजन के समय
दूर दूर तक गूंजती लांगड़े नृत्य के साथ बजाए जाने वाले मांदर, नगाड़ा, ढाक, चोरचोड़ी और घंटे की आवाजों से संगीत प्रेमी बेचैन हो गया। वो वहां आने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। अंततः रात के समय भेष बदलकर जंगल से वो लांगड़े नृत्य देखने के लिए आया। अंग्रेज बैजल सोरेन को फांसने के लिए ही लांगड़े नृत्य करवा रहे थे। भीड़ में खुद को छुपाते वो कार्यक्रम देख रहा था। अंग्रेज उसे पहचानते भी नहीं थे। लेकिन जैसे इतिहास में आपको हमेशा ये बात देखने को मिलेगी कि अंग्रेज भले विजयी ना हो सके, लेकिन उनके पिट्ठू जरूर अंग्रेजों की सहायता करके अंग्रेजों को विजयी बनाए हैं। तो वैसे ही अंग्रेज के पिट्ठू और भारत के गद्दार ने बैजल सोरेन को पहचान लिया और बैजल सोरेन की ओर इशारा कर दिया। बैजल सोरेन को अंग्रेज अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। हो सकता है बैजल को लगा हो कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध जन क्रांति के लिए कोई समारोह आयोजित किया जा रहा हो, इसलिए भी वो जंगल से लांगड़े नृत्य देखने के लिए आया हो। किसी भी बारे में कुछ स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है। अंततः बैजल सोरेन को अब अंग्रेज अधिकारी गिरफ्तार कर सिवड़ी जेल गाड़ी से ले जाना चाहते थे, लेकिन वीर बैजल एक अनोखी शर्त रख दी। वो चालाक था। उसने अंग्रेजों के सामने शर्त रखी कि वो पैदल ही सिवड़ी जेल जाएंगे। नाचते गाते अपने संगीत प्रेम को दिखाते हुए वो पैदल 150 किलोमीटर सिवड़ी जेल जाएंगे। सुंदर पहाड़ी से सिवड़ी जेल की दूरी करीब 150 किलोमीटर है और बैजल बाबा ने पैदल ही नाचते गाते जेल जाने का निर्णय लिया। वे शायद जनता को, आदिवासियों को यह बताना चाहते थे कि देखो, महाजनों और अंग्रेजों की मिली भगत किस तरह शोषण करती है। वे अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों में विद्रोह की आग चलाना चाहते हो सकता है महाजनों के जुल्म से आदिवासियों को अवगत कराना चाहते हो। जो भी हो, बैजल बाबा अपनी बांसुरी की तान छेड़ते नाचते गाते सिवड़ी के लिए निकले। हाथ में रस्सी बांधे गाड़ी के पीछे बांसुरी और बनाम के साथ वे नाचते गाते जाने लगे। रास्ते में सैकड़ों लोग उनके संगीत और उनके दर्द को सुन उनके साथ हो लिए। लोगों में आक्रोश जन्म लेने लगा था। महाजनों और अंग्रेजों के प्रति लोगों की घृणा बढ़ गई। जेल पहुंचते के साथ ही अंग्रेज अधिकारियों को डर लगने लगा कि कहीं जनता विद्रोह न कर दे। अंग्रेज अधिकारी जल्द से जल्द बैजल सोरेन से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने वहां पर बहुत जल्दी ही एक मुकदमे का नाटक रचा और मुकदमे का नाटक रचने के साथ ही अंग्रेज जज ने उसे फांसी का हुक्म सुनाया। अंग्रेज अधिकारी को उनकी परिस्थिति से काफी डर था, इसीलिए अंग्रेज जज ने फांसी का हुक्म बैजल सोरेन के लिए सुनाया। वे जितना जल्दी हो सके बैजल सोरेन को फांसी देकर छुटकारा ना पाना चाहते थे और बहुत जल्द ही फांसी का इंतजाम कर भी लिया गया। फांसी का दिन भी आ गया, लेकिन सरकारी निर्देशों के अनुसार अंतिम इच्छा पूछी गई। अब एक संगीत प्रेमी अपनी अंतिम इच्छा क्या बताता? एक भोला भाला आदिवासी संगीत का ललक लिए हुए उसने वही मांग रखी जो वो रख सकता था कि उसे फांसी से पहले अपने प्रिय वाद्य यंत्र बानाम के साथ नाचने गाने दिया जाए। फांसी के मैदान में ही उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर उसे अपने बानाम के साथ नृत्य और संगीत पेश करना था। अंततः वहां पर जेल के कर्मचारी अधिकारी भी उसका संगीत और नृत्य देखने पहुंचे। बाबा बैजल ने फिर संथाली वाद्य यंत्र बानाम की एक तान छेड़ी और पारंपरिक आदिवासी वाद्य यंत्र के मधुर स्वर चारों ओर गूंजने लगे। उनके कदम भी उनके साथ थिरकने लगे। क्या अफसर अधिकारी, क्या फांसी देने वाला जल्लाद और क्या जेल कर्मचारी, सभी उनके संगीत में खो गए और इतना खो गए कि फांसी का तय समय गुजर गया। फांसी का तय समय गुजर जाने के बाद अब अगला समय फांसी का निर्धारित किया जाना था, लेकिन शायद यहाँ पर घटना को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत कहीं और ले जा रही थी। इस संगीत को जेलर की बेटी ने सुन लिया। जेलर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने इस संगीत से काफी प्रभावित हुई। उसे लगने लगा कि एक संगीत प्रेमी कैसे कोई पाप कर सकता है, कैसे कोई गुनाह करेगा, कैसे वो किसी को मार सकता है, वो कैसे बिना कारण ही इस तरह से विद्रोह करेगा अंग्रेजों के खिलाफ। उसकी बेटी के नजर में वो एक सीधा साधा आदिवासी था और उसके संगीत प्रेमी था। वो दरअसल उसकी बेटी बैजल सोरेन से अब प्यार करने लगी थी, उसके संगीत से प्यार करने लगी थी, उसकी प्रतिभा से प्यार करने लगी थी।
जेलर की बेटी ने अपने पिता से कहकर उसकी फांसी की सजा रद्द करवा दी। जेलर के पिता ने भी अपनी कोशिशों के द्वारा उसके फांसी के हुक्मनामे को कैंसिल करवा दिया। अंग्रेज लड़की अब बैजल सोरेन से शादी करना चाहती थी। जेलर पिता अपनी बेटी के इच्छा को तोड़ न सका और उसकी शादी बैजल सोरेन से करवा दी गई। अंग्रेज लड़की से शादी करने के बाद बैजल सोरेन अंग्रेज लड़की के साथ इंग्लैंड चले गए और इस तरह से बैजल सोरेन की क्रांतिकारी गाथा संगीत के साथ प्रेम गाथा में बदल गई। बैजल सोरेन उस अंग्रेज लड़की से शादी कर इंग्लैंड में ही बस गए। कहा जाता है कि बैजल सोरेन जब उम्र के अंतिम पड़ाव में थे तो सह परिवार गांव आए थे और कुछ दिन अपने पुराने परिवार के साथ समय बिताया था, जिसको छोड़कर वे इंग्लैंड गए थे। लेकिन एक अंग्रेजी लड़की कैसे ये चाहती कि उसका हस्बैंड यहाँ दूसरे देश में रहता। कुछ दिनों के बाद ही इंग्लिश मैम ने उसे अपने यहाँ ले गए। आज बैजल बाबा की 5वीं पीढ़ी जिंदा है और आज भी उनके वंशज गरीबी का ही जीवन बिता रहे हैं। उनके सम्मान में एक मेला भी सुंदर पहाड़ी प्रखंड के कालाजोर गांव में आयोजित किया जाता है। ऐसे कई नायक हैं जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं होंगे। ऐसी कई घटनाएं हैं जो लोक परंपराओं में जिंदा है और धुमकुड़िया के इस श्रृंखला में हम लोग ऐसी ही कहानियों और लोक कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।